हेलो एवरीवन। आज वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। किस टाइप के फोर्स के आप कंजर्वेटिव फोर्स कहोगे, किस टाइप के फोर्सेस को नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहोगे, एंड आफ्टर दैट कोई फोर्स का इक्वेशन दे दिया जाएगा, आप कैसे पहचानोगे कि कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्या रूल्स है पहचानने का, कंजर्वेटिव होने का, नॉन कंजर्वेटिव होने का, और उससे भी पहले कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है वैसा फोर्स जो पाथ पे डिपेंड ना करे। जैसे कि मान के चलें कि हम एग्जांपल लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ग्रेविटी की फोर्स। जैसे मान लो कि ये अर्थ है और यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका ऊपर की ओर, एच हाइट, ठीक है, एच हाइट फेंके, हाँ, तो कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ से एच हाइट हम फेंके ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर फेंके एच हाइट पर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना हुई, हम बात करेंगे -mgh, ठीक है। यहाँ से ए से बी हमने फेंका और जब हम बी से ए ले आएंगे, अर्थ पे ले आएंगे, ये अर्थ है, ठीक है, तो ए से हम बी गए तो -mgh, माइनस कैसे, एफ कॉस थीटा भाई, ग्रेविटी नीचे की ओर काम कर रही है, ग्रेविटी वाली फोर्स, कौन सी फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स हम चेक कर रहे हैं, ग्रेविटी की फोर्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से ऊपर गया भाई, ग्रेविटी नीचे की ओर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, तो यहाँ से माइनस में आगे mgh, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हुई। अच्छा, दूसरा यहाँ पर बात करें, जब ऊपर से नीचे ग्राउंड पे फेंका जा रहा है फिर से, तो यहाँ पर भाई mg नीचे की ओर काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर है, मतलब कि यहाँ पर होगा mgh, पॉजिटिव में आएगा। देखना तो जरा, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो दोनों कट करके कितना आ जाएगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है, ये वर्क निकाले, यहाँ से यहाँ फेंकने का वर्क है ना, W नेट क्या हो गया, यहाँ से फेंकना फिर वहाँ से नीचे वापस आ जाना, तो W नेट कितना हुआ, 0 हुआ। मतलब कि क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा जो वर्क होता है वो 0 होता है। दूसरा एक और एग्जांपल बात करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल है, मान के चलो कि यहाँ पर एक कोई अपने पास ऑब्जेक्ट है, m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर A है, B है और C है। m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, जो ये L है, L लेंथ है, ठीक है। यहाँ पर मेकिंग एन एंगल थीटा। दूसरा हम ये बताने जा रहे हैं, पहले तो क्या देखें कि क्लोज पाथ में नेट जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वो 0 होता है। भाई ऊपर इधर से के ऊपर क्यों, तो नेगेटिव वर्क ना आया, तो ऊपर से आया पॉजिटिव आया, दोनों को नेट किए तो 0 आ गया। कंजर्वेटिव फोर्सेज वो है जिसके द्वारा क्लोज पाथ में वर्क डन क्या है, 0 है, ठीक है। एक और चेक करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वैसा फोर्स जिसके जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता हो, उसको देखो यहाँ से हम लोग प्रूव करते हैं। मान के चलो कि A से C जाने का एक दो रास्ते, एक तो आपको AB से होकर के फिर BC से होकर के C पर गए, इस रास्ते C पर गए, और एक है आप इस रास्ते A से डायरेक्ट C पर गए। तो हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि क्या इस रास्ते जाने से वर्क और इस रास्ते जाने से वर्क क्या डिफरेंट आता है, बिल्कुल नहीं डिफरेंट आएगा। देखो क्या होता है, हम A से C की ओर चलते हैं, फ्रॉम A टू C, पाथ हम ले रहे हैं A टू C। लो जरा, A से C की ओर चलो, यहाँ से यहाँ जाने का वर्क हम निकालना चाहते हैं। किसके द्वारा वर्क निकालना चाहते हैं, ग्रेविटी के द्वारा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने जा रहे हैं हम लोग फ्रॉम A टू C, ठीक है। तो F cos थीटा, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला हमारे पास ये है। फोर्स कितनी लग रही है, ग्रेविटी की, इस पे ग्रेविटी की फोर्स कितनी लग रही है, mg लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स के जगह हमने डाला mg, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना का है, हमने बोला यहाँ से L का है, इनटू कॉस ऑफ थीटा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमको लेना है। भाई फोर्स यहाँ ग्रेविटी नीचे की ओर काम कर रही है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो सोचो जरा एंगल कितना होना चाहिए। हम ये एंगल दे रखे हैं थीटा और यहाँ पर आपको मिला 90 डिग्री, तो इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इसके बीच क्या एंगल होगा, 90 और प्लस थीटा। मतलब हम यहाँ जो यूज करेंगे 90 प्लस थीटा एंगल, कितना आ जाएगा जरा देखना, -mgl cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, L साइन
थीटा, ठीक है, माइनस एम जी एल साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड कॉस नेगेटिव। चलो तो हम ए से सी जाने का वर्क डन निकालिए, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू सी, इस रास्ते कैसा आया, माइनस एम जी एल साइन थीटा, ठीक है। अब हम ए से बी जा रहे हैं और बी से सी जा रहे हैं, सी पर ही जा रहे हैं बट रूट हम चेंज कर रहे हैं। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है, ग्रेविटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, तो इस रास्ते जितना वर्क हुआ है इस रास्ते में जाने से उतना ही वर्क होना चाहिए, चेक करो। तो हम पाथ ए टू बी चल रहे हैं, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम बी टू सी, ठीक है भाई। देखना ए से बी जब जा रहे हो तो ग्रेविटी आपका नीचे की ओर काम कर रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, मतलब एंगल 90 डिग्री, cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब ये पूरे वर्क जीरो हो जाएगा। ए से बी जाने में कोई वर्क नहीं होगा बिकॉज ऑफ कि एंगल आपको 90 डिग्री, ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल हो गया 90 डिग्री, cos 90 डिग्री जीरो, ये पूरे वर्क जीरो बना देगा। बी से सी चलो, ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, ठीक, अच्छा यहाँ पर ग्रेविटी हो गई नीचे की ओर और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, 180 डिग्री है, बात सही है। डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो क्या ये लेंथ हमको पता है, नहीं पता है, तो इसका क्या होगा, अगर यहाँ थीटा है और ये एल है तो हम ये बोल देंगे कि कितना होना चाहिए, एल साइन थीटा, बिल्कुल ये सामने वाला परपेंडिकुलर है, एच दिया हुआ है तो एल साइन थीटा। जरा इसमें वर्क निकालो, एफ एस कॉस थीटा हम यूज करने जा रहे हैं, तो मतलब फोर्स कितना है, ग्रेविटी वाली फोर्स है एम जी है, इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ कितना है, एल साइन थीटा है, इंटू देखो भाई डिस्प्लेसमेंट फोर्स है नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, -1, तो यहाँ से कितना आया, माइनस एम जी एल साइन थीटा। तो भाई देखो आप ए से सी इस रास्ते जाओ या ए से सी इस रास्ते जाओ, वर्क डन सेम आना है, देख लो माइनस एम जी एल साइन थीटा, यहाँ भी ऐसे ऐसे जाने से भी सेम वर्क आ रहा है। मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब वो फोर्स होता है जिसके द्वारा वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे और क्लोज पाथ में वर्क क्या हो, जीरो हो। एक और एग्जाम्पल बात करें, एग्जाम्पल नंबर 3। मान लो कि अपने पास एक टेबल है, फ्रिक्शन की फोर्स जरा चेक करो, फ्रिक्शन की फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, जरा फ्रिक्शन की फोर्स चेक करो। मान लो ये अपने पास टेबल है और इस पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराया, मान लो ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। देखना जरा यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स की चेक कर रहे हैं, कौन सा फोर्स हम लोग चेक कर रहे हैं, फ्रिक्शन वाला फोर्स चेक कर रहे हैं, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो देखो भाई यहाँ से यहाँ जब जाएगा ए से बी की ओर फिर सी डी ए, तो हम वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। और जरा देखो यहाँ से यहाँ वर्क, भाई डिस्प्लेसमेंट ऐसे, मोशन इधर की ओर है तो फ्रिक्शन पीछे की ओर होगा, मतलब कि यहाँ पर माइनस एफ इंटू, अगर हम ये एल बोल दें, फ्रिक्शन की फोर्स एफ इंटू एल, तो कितना है, माइनस एफ इंटू एल, ठीक है, फ्रिक्शन की फोर्स। यहाँ से और जरा बी से सी से डी की ओर, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम सी टू डी, भाई ए से बी जा रहे हैं फिर सी टू डी आ रहे हैं तो हो जाएगा क्लोज पाथ, है ना। तो यहाँ से सी से डी आने का मतलब देख लो भाई, यहाँ पर अगर हम फ्रिक्शन की इधर आ रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे की ओर काम करेगा, मतलब यहाँ पर फोर्स वही फ्रिक्शन की फोर्स एफ इंटू एल, कितने वही एल है, एल इंटू एल, और माइनस क्योंकि यहाँ पर आप इस तरफ से मूव कर रहे हो तो फ्रिक्शन इससे पीछे की ओर लग रहा है, तो यहाँ पर माइनस, फोर्स अपोजिट में हुआ, ठीक है, तो माइनस एफ इंटू एल, माइनस एफ इंटू एल, मतलब यहाँ पर जो नेट वर्क डन आया ए से बी जाना और सी से डी आना, इस सिचुएशन को देखो जरा, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ, दोनों वर्क नेट किए थे तो जीरो आया था, बट यहाँ पर डब्ल्यू नेट यहाँ जीरो नहीं आ रहा है, -2 एफ एल, एफ है फ्रिक्शन की फोर्स। अब ये फ्रिक्शन की फोर्स म्यू इंटू एन होता है, ये सब छोड़ो, हमने ऑब्जेक्ट ही नहीं कोई दिया है, बस एक सिंपल समझा रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन की फोर्स है उसके द्वारा क्लोज पाथ में वर्क जीरो नहीं होता है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वैसा फोर्स
जिसका क्लोज पाथ पे वर्क डन जीरो ना हो, नेट वर्क डन, उसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स करेंगे। और जो पाथ पे डिपेंड करे, उल्टा याद रखना है भाई। देखो कंजर्वेटिव फोर्स जैसे ग्रेविटी की फोर्स हो गई, या स्प्रिंग फोर्स हो गया, तो स्प्रिंग का फोर्स हो गया, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया फोर्स, है ना। तो ये सब फोर्सेज जो है ना आपको कंजर्वेटिव फोर्सेज होता है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे फ्रिक्शन की फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या मिला हमको, क्योंकि नेट वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो नहीं आ रहा है, मतलब कि फ्रिक्शन की फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। तो हम एक बार डिफरेंशिएट कर दे दोनों के बीच, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव के बीच क्या होगा, यहाँ पर हम कर लें कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। देखो भाई क्लोज पाथ में इसमें वर्क डन जीरो होता है। किसी रास्ते जाओ, W1 जाओ, W2 जाओ, W3 जाओ, सेम रहेगा वर्क, ठीक है, क्लोज पाथ में। अच्छा नेट वर्क डन, सॉरी, W नेट जीरो, W नेट क्या होगा, W नेट जीरो। और इसमें क्लोज पाथ में अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्लोज पाथ रहा तो उसमें W नेट जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जैसा कि हम यहाँ पर देखें, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, आप ऐसे भी गए तो वही वर्क, ऐसे गए तो वही वर्क, मतलब कि डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। और ये डिपेंड्स ऑन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पाथ। तो ये सब डिफरेंसेस हुआ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव के। तो वैसा फोर्स जो कि क्लोज पाथ वर्क डन, नेट वर्क डन जीरो हो, उसको हम कंजर्वेटिव बोलेंगे। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके द्वारा वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो नहीं होगा, पहला। दूसरा बात, अगर पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो फोर्स कंजर्वेटिव होगा। और अगर उस फोर्स के द्वारा वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो समझ लो कि वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज है, ठीक है। तो इतना सा सिंपल सा डिफरेंशिएट किए, दो पॉइंट्स हमने बात किया ये। अब एक और चीज देखो, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है। मान लो कि हम ए से ऐसे होते हुए यहाँ पर गए बी पर, या एक और रास्ता हम ऐसे गए, या फिर एक और रास्ता ऐसे होकर ऐसे आए। रास्ता 1 बात करें, ये रास्ता 2 है और ये रास्ता 3 है। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेज हुआ तो कंजर्वेटिव फोर्सेज के द्वारा वर्क आप इस रास्ते निकालो, 1 के रास्ते उतना ही आएगा जितना कि 2 के रास्ते, जितना कि 3 के रास्ते, सेम आएगा। देख लो यहाँ पर इस रास्ते वही आया और इस रास्ते वही आया। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज अगर हुआ तो किसी भी रास्ते आप, हाँ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है क्या, तो भाई डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, तो सिर्फ डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर नहीं डिपेंड करके ये डिपेंड किस पे, पाथ पे कर गया। तो समझ गए डिफरेंस क्या क्या है भाई। क्लोज पाथ में नेट वर्क डन जीरो, इसमें नहीं होता है। ये डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये डिपेंड करता है। और ये डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है भाई, यहाँ डिपेंड्स ऑन पाथ पर, ठीक है। तो ये सारा चीज डिफरेंसेस था, है ना। तो हम फ्रिक्शन के फोर्स जैसा चेक किए, इधर से माइनस में, माइनस से फिर इधर आ गए तो फ्रिक्शन पीछे काम कर गया, तो फिर से माइनस में सी से डी जाना, है ना। यहाँ से इधर जा रहे तो फ्रिक्शन पीछे है तो फिर से माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर नेट किए तो -2 आ गया, मतलब कि ये वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क। कैसा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन। तो यहाँ जीरो नहीं आया, बाई क्लोज पाथ जैसे गए फिर वैसे आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फ्रिक्शन की फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। चलो उसके बाद हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव से। मिटाएं इसको, चलो ठीक है। तो आपको कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा फोर्स का, और आपको बताना है उसमें पहचान के कि बताओ ये कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बहुत ही सिंपल तरीका है, हम पहले रूल्स की बात करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस दिखाते हैं किस टाइप का क्वेश्चंस आता है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। आपने नोट कर लिया, क्या नोट किया आपने, कंजर्वेटिव फोर्स वैसा फोर्स जिसके द्वारा वर्क डन पाथ पे डिपेंड
ना करे, इस रास्ते जाओ या फिर ऐसे होके जाओ, वर्क डन सेम आना है और नॉन कंजर्वेटिव पाथ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लोज सर्किट है, क्लोज पाथ है तो वर्क डन, नेट वर्क डन 0 और नॉन कंजर्वेटिव में 0 नहीं होगा। ठीक है, कंजर्वेटिव इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है और वो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड करता है। तो ये सारे डिफरेंसेस है कैसा। हाँ, तो हम बात करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपको क्वेश्चन F इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, बताना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव है, इसमें से कौन सा सही है, कंजर्वेटिव या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ये। ठीक है, तो उसके लिए कुछ हम रूल्स की बात करते हैं। पहला, सबसे पहला चीज, आप डी एफ एक्स बाई डी एक्स निकालना, सॉरी डी वाई, एक्स वाली फोर्स का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करना और ये उतना ही आना चाहिए जितना कि वाई वाले फोर्स का डिफरेंशिएशन किसमें, एक्स वाले में आ जाए। एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल 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 एफ एक्स बाई डेल वाई निकालना है, ये वैल्यू वही आए जो कि डेल एफ वाई बाई डेल एक्स है, पहला। दूसरा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। दो, एक्स और वाई का हो गया, वाई और जेड में चलते हैं, तो डेल एफ जेड बाई डेल वाई उतना ही होना चाहिए जितना कि डेल एफ वाई बाई डेल जेड हो। दूसरा, तीसरा बात करते हैं, डेल एफ एक्स बाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ जेड बाई डेल एक्स, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स वाली फोर्स का वाई के साथ, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई वाली फोर्स का एक्स के साथ, ये दोनों बराबर आना चाहिए। जेड वाली फोर्स का वाई के रेस्पेक्ट में और वाई वाली फोर्स का जेड के रेस्पेक्ट में, ये वैल्यू भी बराबर होना चाहिए। और ये एक्स वाली फोर्स का जेड के रेस्पेक्ट में, ये तीनों कंडीशन, ऑल कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड है तो वो फोर्स होगी कंजर्वेटिव। ठीक है, और अगर इसमें से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव। अब सेटिस्फाई होने का मतलब क्या हुआ, एक और चीज बड़ा ही यहाँ कंफ्यूजन रहता है, ये इक्वल टू होना, इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन क्या रहता है समझाते हैं। अगर फर्स्ट केस में, इस केस में मान लो क्या है 3 इज इक्वल टू 3, सेकेंड केस में तो ऐसा नहीं है कि सेकेंड केस में भी 3 इज इक्वल टू 3 है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम यहाँ पर सेकेंड केस में हो सकता है कि मेरा 4 इक्वल टू 4 भी आ जाए, हो सकता है कि थर्ड केस में 5 इक्वल टू 5 आ जाए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट केस में अगर 3:3 है तो इसमें भी 3:3 आना चाहिए और इसमें भी 3:3 आना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। फर्स्ट में देख लिए रेशियो है 3:3 है तो सब जगह 3:3 आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ध्यान ये रखना है कि जितना ये वैल्यू उतना ही ये वैल्यू, जितना ये वैल्यू उतना ही ये वैल्यू, जैसा कि ये। ठीक है, तो और देखते हैं इस क्वेश्चन को, हम लोग कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव, हटा दें इसको। तो इसको ध्यान से याद रखना, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। चलो बेटाएं, ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई है, ओनली देन फोर्सेज आर कंजर्वेटिव। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो नॉन कंजर्वेटिव के अंदर गिनती होगा। आओ भाई, यहाँ एक्स की फोर्स क्या है 3 है, तो हम यहाँ से डेल एफ एक्स, और ये वाई की फोर्स है, वाई जे लगा हुआ है तो वाई की फोर्स है, तो हम बात कर दिए डेल वाई। ये वाला निकालो जरा, भाई 3 है ना, तो 3 का कितना होता है 0 डिफरेंशिएशन। फोर्स एक्स वाली कितना है 3, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है 0। दूसरा काम करो, वाई वाली फोर्स का निकालो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई वाली फोर्स कितना है 4 है, तो 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी 0। मतलब कि ये और ये बराबर आ गया, मतलब कह सकते हैं फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब कि डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इक्वल टू आ गया डेल एफ वाई बाई डेल एक्स। पहला तो हो गया भाई। दूसरा बात करें, एक्स और वाई का हो गया ना, वाई और जेड का लेते हैं, फर्स्ट हो गया सेटिस्फाई।
दूसरा डेल एफ वाई बाई डेल जेड और इक्वल टू आना चाहिए डेल एफ जेड के बराबर और डेल वाई के बराबर, ठीक है, वाई का एक्स जेड के रेस्पेक्ट में, जेड का वाई के रेस्पेक्ट। और भाई वाई वाली फोर्स 4 है और जेड वाली फोर्स तो कुछ है ही नहीं इसमें। भाई जेड वाला फोर्स तब होता है जब के कैप वाला आता है, के कैप है ही नहीं, जेड वाली फोर्स तो ये 0, यहाँ भी जेड वाली फोर्स तो हमारा है ही नहीं तो 0 खत्म। तीसरा चेक करो भाई, तीसरा वाली एक्स वाला वाई से हो गया, वाई वाला जेड से हो गया, अब एक्स एंड जेड का, तो जेड वाला तो यहाँ फिर है ही नहीं तो जेड वाला नहीं तो खत्म। मतलब कि डेल एफ एक्स बाई डेल जेड, डेल एफ एक्स बाई डेल जेड इक्वल टू आ जाना चाहिए डेल एफ जेड बाई डेल एक्स। भाई जेड वाली फोर्स है नहीं हमारे पास, मतलब ये पूरी तरह से 0 हुआ, फिर जेड वाली फोर्स फिर यहाँ भी नहीं है तो यहाँ भी 0। भाई देखो इस केस में क्या है, पहला कंडीशन 0 0 वाला है, सेकंड भी 0 0 है, थर्ड भी 0 0 है, तो ये कंजर्वेटिव हो गया सिंपल। लेकिन फिर से हम बात कर रहे हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पार्ट में 0 0 आए, अगर यहाँ हमारा 2 इक्वल टू 2 भी आ जाता तो भी कहते ये इक्वल है, सेटिस्फाई। इसमें 3 इक्वल टू 3 भी आ जाता तो भी कहते कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है। पहला जैसा आया वैसा ही, कोई जरूरी नहीं है भाई, ये वैल्यू सेम आना चाहिए, ये वैल्यू सेम आना चाहिए, ठीक है। चलो ये तो चेक हो गया कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन सा है, तो ये आपका निकला कंजर्वेटिव फोर्स। मिटाएं इसको। चलो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा पार्ट है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पहचानना है आपको। ये 3 कंडीशन ध्यान रखना है, 3 कंडीशन आप ध्यान रखोगे आसानी से बता सकते हो कि ये कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। और एक और चेक करो क्वेश्चन, f इज इक्वल टू 3xy स्क्वायर, आई कैप आई स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस 6y 3y x स्क्वायर जे कैप। इसको जरा चेक करो क्या ये कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव है। आई की फोर्स है ये, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, x है नहीं, लो भाई x लगा दिए, x के रेस्पेक्ट सॉरी f x है तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y तो है हमारे पास 6y, और यहाँ से चेंज करो, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, तो पहला कंडीशन हम चलते हैं, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई निकाल ले। बाई एफ एक्स कितना है, डेल एफ एक्स कितना है, ये वाला वैल्यू। अब ये देखो ऐसा नहीं है कि आई कैप लगा हुआ है तो आपको एक्स के टर्म में ही हो, जे कैप लगा हुआ तो वाई के ही टर्म में हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एक्स वाली फोर्स, एक्स डायरेक्शन वाली फोर्स, आई कैप लगा हुआ एक्स डायरेक्शन वाली फोर्स है, तो एक्स वाली फोर्स हो सकता है वाई में वेरी कर रहा हो, वाई डायरेक्शन की फोर्स हो सकता है एक्स में वेरी कर रहा हो, या हो सकता है दोनों एक्स एंड वाई दोनों में वेरी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कोई रजिस्टर्ड रूल कि आप आई कैप लगाए तो समझ लो कि सिर्फ एक्स का ही वहां पर होगा ना। तो अब इसका निकालो, वाई वाली फोर्स कितना है 3y स्क्वायर, पार्शियल डिफरेंशियल वाई के रेस्पेक्ट में, अब पार्शियल वाई के रेस्पेक्ट में समझ गए कि मतलब होगा ये डिफरेंशियल, 2y आ जाएगा 3 बाहर, मतलब कितना आया जी 6y। जरा उल्टा करो, fy का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू डेल x, ठीक है। अच्छा y वाली फोर्स कितना है 6yx, तो डेल बाई डेल x ऑफ 6xy। ये डेल x का मतलब क्या है, x वाले का होगा, बाकी को उठा के बाहर ले जाओ, यहाँ से मिला 6y, ये दोनों वैल्यू बराबर आ गए, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। सेकंड कंडीशन की ओर बढ़ते हैं, y एंड z का डेल ऑफ fy बाई डेल z निकालो एंड डेल ऑफ fz बाई डेल x y निकालो। भाई यहाँ पर हमने z का फोर्स दिया ही नहीं है, इसमें k कैप लगा रहता तो ना, z का फोर्स नहीं है, मतलब ये हुआ 0, ये हुआ 0। भाई देखो यहाँ 6y आया है बट इसमें 0 कंडीशन फुलफिल है, बराबर है ना, ये दोनों बराबर, यहाँ भी ये दोनों बराबर, यही हो कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तीसरा नंबर एक्स एंड वाई का हो गया, जेड का हो गया, अब एक्स एंड जेड का कर लो, बाई डेल एफ एक्स बाई डेल जेड करो और फिर डेल एफ जेड करना,
बाई डेल एक्स करना। भाई हमने वाई की फोर्स दिया ही नहीं है, कहानी खत्म। भाई यहाँ जेड की फोर्स है नहीं, जीरो, यहाँ भी जीरो जीरो। तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, मतलब हुआ हमारा फोर्स ये कौन सा, कंजर्वेटिव। तीनों का तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है, ओनली देन द फोर्स इज कंजर्वेटिव। अगर एक भी इसमें से इधर उधर हुआ, समझ लो ये कंजर्वेटिव नहीं है। तो कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव। अब इसी को थोड़ा सा हम घुमाते हैं, इसमें मिटाते हैं इसको। चलो बहुत सिंपल है चीज यार। हम इसी में अगर हम लगा दें, देखना थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बन जाएगा। अच्छा, तो हम बात करते हैं, हम अगर यहाँ पर 6/2 है, हम यहाँ पर x² लगा दिए और यहाँ 3 दे दिए, मान लो ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पर करना तो पहला वाला कंडीशन करो, डेल fx बाई डेल y एंड डेल fy बाई डेल x। इसमें कितना मिलेगा, x वाले का i कैप है, मतलब x वाले फोर्स है, इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए तो 6y आया। y वाली फोर्स ये है, इसका x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में करना है तो x² होगा। 3y इज एज ए कोफिशिएंट, सो टेकन आउट, तो 3y यहाँ से बाहर आ गया और x² का मिला 2x, कितना आ गया जी, 6xy आ गया। यहाँ 6xy है और ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल है। पहला कंडीशन ही हमारा आ गया नॉट इक्वल टू, मतलब ये फोर्स कौन सा हो गया, ये नॉन कंजर्वेटिव। थोड़ा सा हमने x की पावर चेंज किए, फोर्स हो गया नॉन कंजर्वेटिव। ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आया, अगर ये 6y आए, ये भी अगर 6y आ गया होता तो कंजर्वेटिव होता है, जैसे इसके पीछे में था। अभी तो हम क्वेश्चन चेंज कर दी, x की पावर दे दी, x की पावर नहीं देते तो कंजर्वेटिव था, जैसे ही पावर चेंज किए नॉन कंजर्वेटिव बन गया। तो ऐसे बहुत से सेट है हमारे पास क्वेश्चंस का, जिसमें कि आपको बताएंगे कि क्वेश्चन देंगे, आप खुद सॉल्व करो, ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, तीनों कंडीशन निकालना और चेक करना ये कंजर्वेटिव है एंड नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लिखते हैं कुछ आपके लिए। हाँ, तो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा बना रखा है, तो हम चश्मा का थोड़ा इस्तेमाल कर लें, मेरे अपने चश्मे का, और क्वेश्चन लिख लें। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, F इज इक्वल टू 3 y कैप y i कैप प्लस 3x j कैप, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। दूसरा F इक्वल टू 6y² i कैप प्लस 12yx j कैप। तीसरा है 3y² F इक्वल टू 3y² z i कैप प्लस 6xy j कैप। आप बोलोगे सर आप i कैप j कैप में सिर्फ दे रहे हो, तो हम चलो तीनों में दे देते हैं। चौथा नंबर F 3x² yz i कैप प्लस x³ z j कैप प्लस x³ y k कैप। यहाँ पर चेक करना है। चलिए, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस का सेट था जो आपसे बनवाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो एक हम इसमें से सॉल्व करेंगे, बाकी आप तीन होमवर्क के लिए समझिए, आप खुद चेक करो। कौन सा चेक करें, आप खुद बताओ। ये वाला चेक कर लें, ये वाला, चलो यही हम चेक कर लें। चलो पहला कंडीशन क्यों चलते हैं, डेल fx, चश्मा हटा दे, दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही। बाई डेल y निकालो भाई, x वाली फोर्स ये है fx, इसका y के रेस्पेक्ट में, तो y तो है, मतलब इसका होगा डिफरेंशिएशन, और ये यहाँ से बाहर कर दो, 3x² z बाहर और इस y का बन गया 1, मतलब 3x² z आया, ठीक है। दूसरा जरा चेक करना है इसका उल्टा वाला, fy का डिफरेंशिएशन करो विथ x के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखना जरा y की फोर्स क्या है, j कैप लगाया ना, j कैप रिप्रेजेंट कर रहा है y की फोर्स है, क्या दैट क्लियर, यस। आओ भाई कर लो जरा, डेल x x³ इनटू z है, भाई डेल x है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब इसका तो होने वाला है ये कांस्टेंट, तो मैथ का दिमाग नहीं लगा देना भाई। अगर y दिखा तो ऐसा नहीं कि
जो भी सॉल्व कर दो, मैथ का दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो आप यही एक्स वाई देखोगे यूट्यूब ही लगाना चालू कर दो ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स वाले का होगा, बाकी जो भी उसके साथ लगे रहेंगे सब वहां से बाहर निकल के आ जाएंगे, ऐसे कॉफिशिएंट होगा। तो यहाँ से जेड हमने बाहर किया और एक्स क्यूब का हो गया 3x², मतलब फाइनली कितना 3x² जेड आया। जरा देखना तो यहाँ भी 3x² जेड आया था, यहाँ भी 3x²। तो फर्स्ट कंडीशन जो है ना, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन एक्स एंड वाई का। अब हमको वाई एंड जेड का करना होगा, फिर एक्स एंड जेड का करना होगा। तो सेकंड कंडीशन की ओर मूव करें, वाई को करो जेड के रिस्पेक्ट में, पार्शियली डिफरेंशिएट कितना आएगा जरा सोच लो, कहाँ गया काम, यहाँ वाई वाले फोर्स ये है, जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई वाले फोर्स x³ इंटू जेड। भाई देखना यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन यहाँ पर, और जेड है मतलब x³ यहाँ से खच्चे बाहर कर दो और इंटू जेड का 1 हो गया, मतलब x³ आया। ठीक है, इसका उल्टा वाला करो, जेड वाली वाई के रिस्पेक्ट में, तो हमने जेड वाली किया जेड वाली वाई के रिस्पेक्ट में। तो जेड वाली फोर्स कितना है जरा चेक करना, जेड वाली फोर्स यहाँ x³ इंटू वाई, x³ इंटू वाई है। अब देखो भाई हमारे वाले बच्चे रहे तो क्या करेंगे, x³ का बाहर y का dy/dx, अगली बार y बाहर तो x³ का 3x², गलत हो जाएगा, u इंटू d नहीं लगाना, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, u इंटू v नहीं काम करने वाला है। भाई यहाँ डेल y है, y के रेस्पेक्ट में करना है तो ये देखो y है होगा, ये बाहर कर दो तो x³ हमने से यहाँ बाहर किया, इसका 1 आ गया, मतलब x³ आया। जरा देखना y वाले फोर्स का z के रेस्पेक्ट में इतना, z वाले फोर्स का y के रेस्पेक्ट में इतना, ये दोनों वैल्यू सेम है, मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। अच्छा, बहुत अच्छा। तीसरा चेक करो जरा, x वाली फोर्स का z के रेस्पेक्ट में, z वाली फोर्स का x के रेस्पेक्ट में। तो हमने चेक किया यहाँ f वाली फोर्स का z के x के रेस्पेक्ट में, z वाली फोर्स कितना है जरा लिख सकते हो यहाँ पर आप, z वाली फोर्स x³ इंटू वाई है, तो बताना यहाँ से सबसे पहले y यहाँ से बाहर निकल गया और x³ का मिल गया 3x², ठीक है, मतलब 3x² y आया, ठीक है। जरा उल्टा करो, अब x वाली फोर्स को z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, तो x वाली फोर्स को हमने किया यहाँ z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। आओ भाई x वाली फोर्स जूम जूम जूम, ये हाँ डेल 3x² बाई z, 3x² बाई z, ठीक है भाई। f क्या होता है, ये जो दिया हुआ f का मतलब क्या होता है, fx प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप, है ना। i के साथ लगा x वाली फोर्स है ना, उसी तरह से सारे, ठीक है। z के रिस्पेक्ट में करना ना, z दिख रहा है, ये दोनों 1 2 3, ये तीनों यहाँ से जूम बाहर, 3x² y बाहर हो गया और यहाँ से z का मिला 1। जरा चेक करना, देखना भाई ये आया था 3x² y और यहाँ भी अपने को मिला है 3x² y, मतलब पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है ही, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, मतलब ये क्लियर हो गया कि ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो बहुत छोटा सा पार्ट है, इस टाइप का इक्वेशन दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि कंजर्वेटिव है नॉन पे, आपको चेक करना है 1 2 3, ये 3 फोर्स। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन करवाने वाले हैं, देखना बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम रहेगा, आपको वर्गर निकालना है, बट वर्गर निकालने से पहले चेक कर लेना कहीं वो कंजर्वेटिव फोर्स तो नहीं है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स हुआ तो वर्गर आप आंख बंद करके लिख देना जो, ठीक है। नेट वर्क करना, इसका कोऑर्डिनेट a0 a और 0a एंड 0 0, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, एक्ट करता है, उसको इस तरह से डिस्प्लेस किया, इस तरह से रास्ता फॉलो किया, ठीक है। F इक्वल टू फोर्स ऑफ F इक्वल टू
3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट, है ना, डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट एज शॉन इन फिगर। ओ से यहाँ पर O है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है एंड इज। तो डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट किस रास्ते, O A B C एंड O, इस रास्ते ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई था, ऐसे फोर्स लगा, ये वाला फोर्स लगा, जूम। आपको बताना है, फाइंड करना है वर्क डन, कैसा, नेट वर्क डन क्या होगा। तो ऐसा नहीं है भाई कि आप यहाँ से यहाँ जाओ वर्क डन निकालने के लिए, फिर यहाँ से यहाँ वर्क निकालने के लिए, फिर से यहाँ से यहाँ वर्क निकालने के लिए, फिर यहाँ से यहाँ वर्क निकालने के लिए। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। पहले आप ये चेक कर लेना कि कहीं ये फोर्स दिया गया कंजर्वेटिव तो नहीं है, और अगर कंजर्वेटिव हुई तो आपका नेट वर्क डन 0 है। बात किए थे क्लोज पाथ रहेगा तो नेट वर्क डन 0। तो ये दिखा है 3i कैप 4j कैप 6k कैप, k कैप हटा दो, एक्शन बाई में है, ठीक है। तो जैसा ये लिखा है, इससे सारे अलग अलग डायरेक्शन में वर्क निकाल के जोड़ने थोड़ी जा रहे हैं भाई। ये फोर्स ही कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव है मतलब कि यहाँ पर आंख बंद करके कर सकते हैं कि नेट वर्क डन कितना हुआ, 0, क्योंकि हमको पता है कि क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा नेट वर्क डन 0। तो पहले काम, ये सब वर्क निकालने से पहले सबसे पहले ये चेक कर लेना ये फोर्स कहीं कंजर्वेटिव तो नहीं। कंजर्वेटिव है तो आपको किसी रास्ते कोई वर्क निकालने की जरूरत नहीं। चलो यही था, आज छोटा सा पार्ट था, कंजर्वेटिव है नाम कंजर्वेटिव। और बता दें इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, एंड आफ्टर दैट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो रियल मीनिंग फील करो इन नेक्स्ट वीडियो वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।